नमस्कार साथियों। हम बीए सेकेंड ईयर में तुलनात्मक राजनीति के प्रश्न पत्र में विभिन्न राष्ट्रों की कार्यपालिकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था की विशेषता है कार्यपालिका शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। ये संसदीय शासन की भांति वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका में विभक्त नहीं होती है। अमेरिकन संघ में कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 2 के अंदर ही राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं उनको निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए इच्छुक व्यक्ति को अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। कार्यकाल के संबंध में 4 वर्ष का समय होता है। एक बार निर्वाचित होने के पश्चात उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। 1951 के 22वें संविधान संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक समय तक अमेरिकन राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। 10 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। इसका मतलब है 4 वर्ष का एक बार का टर्म होता है या एक बार का कार्यकाल 4 वर्ष है, तो कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। 2 बार निर्वाचित होने पर 8 वर्ष हो जाएंगे और शेष जो 2 वर्ष बचते हैं 10 में से, उस पर किसी व्यक्ति का टर्म है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑटोमेटिकली ये लिमिट है, ये 2 कार्यकाल के ऊपर निश्चित हो गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें कई चरण हैं वो होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन। इस चरण में अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है। ये अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए इन पार्टीज़ की ओर से कौन उम्मीदवार होंगे इसका चयन इस चरण में किया जाता है। ये पद्धति स्वतः ही विकसित हुई है या ये चरण स्वतः निर्मित किया गया है, इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हर पार्टी की जो राष्ट्रीय समिति है वो अपने अपने दल का एक सम्मेलन बुलाती है। इस सम्मेलन में राज्य और केंद्रीय समितियों के विभिन्न लोग हैं वो शामिल होते हैं। चुनावी वर्ष है उसके जुलाई या अगस्त के महीने में ये सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में दल के प्रमुख नेता है वो आपस में विचार विमर्श के द्वारा दलों के उम्मीदवारों को चुनते हैं। इस चुनाव के अंदर भी बाकायदा मतदान होता है और भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके मतों का पूर्ण बहुमत मिलने पर ही कोई व्यक्ति अपने दल की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इसके पश्चात चुनाव अभियान शुरू होता है। सम्मेलन समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति का भी चयन कर लिया जाता है, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया है उसी में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी चुन लिया जाता है। फिर ये चुनाव समिति अपने प्रधान और कोषाध्यक्ष को चुनती है और अपने दल के जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन दोनों के पक्ष में विभिन्न राज्य जो हैं, स्टेट्स हैं, उनके अंदर अपना प्रचार अभियान है उसको चलाती है, जिसके लिए टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र इनका उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद है निर्वाचक मंडल का चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव। ये अमेरिकन चुनाव की या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की एक खास विशेषता है। इसमें दोनों दल निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पहले जो उम्मीदवार चुने गए थे वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे। अब जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वो निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। मैंने जैसा कहा कि जनता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति का चयन करती है, यानी जनता सीधे
राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेती है, वो निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और यही निर्वाचक मंडल आगे जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है। तो इस तीसरे चरण में दोनों दल निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, यानी रिपब्लिकन अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, डेमोक्रेट्स है वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या उतनी ही होती है जितनी किसी राज्य के अंदर कांग्रेस की सीटें हैं। अमेरिकन जो विधायिका है, अमेरिकन व्यवस्थापिका है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। उसमें 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि हैं, यानी सीनेट में कुल सदस्य की संख्या है 100। और इसी तरह से कांग्रेस का जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन, उसमें सदस्यों की संख्या है 438। 435 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 3 प्रतिनिधि है वो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो 100 सीनेट के सदस्य, 438 प्रतिनिधि सभा के सदस्य, कुल मिलाकर 538 सदस्य है कांग्रेस के मेंबर होते हैं या अमेरिका की व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इतने ही लोगों का निर्वाचक मंडल है ये इस चुनाव के अंतर्गत बनाया जाता है। जिस राज्य को सीनेट और प्रतिनिधि सभा में जितनी सीटें प्राप्त है उतने ही लोगों के निर्वाचक मंडल को वो राज्य चुनता है। तो इन 538 निर्वाचकों में से जिस भी उम्मीदवार को 270 मत मिलेंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुन लिया जाता है। तो इस चरण में दोनों पार्टियां अलग अलग राज्यों में अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है और इन उम्मीदवारों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है। ये मतदान सूची प्रणाली से, लिस्ट सिस्टम से होते हैं। सूची प्रणाली का अर्थ है पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूचियां हैं वो निकालती है। व्यक्ति को मत नहीं मिलते हैं, मत है वो सूची को मिलते हैं, लिस्ट को मतदान किया जाता है। यानी जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सारे सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल के लिए चुन लिए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि न्यूयॉर्क राज्य है, मान लीजिए न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसमें रिपब्लिकन्स की जो लिस्ट है उसको 30 लाख मत मिले हैं और डेमोक्रेट्स की जो निर्वाचन सूची है उसको 31 लाख मत मिले हैं। तो इसका मतलब होगा कि न्यूयॉर्क राज्य से निर्वाचन मंडल के सारे 43 सदस्य हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही चुने जाएंगे। यानी जिस भी पार्टी की सूची ने बहुमत प्राप्त किया है उस सूची के सारे उम्मीदवारों को चयनित मान लिया जाएगा। इस तरीके से सभी राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं और जिस भी पार्टी को लगता है कि अधिकाधिक राज्यों में उसके निर्वाचक मंडल, उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वो चुने गए हैं, उस पार्टी को अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने का विश्वास है वो हो जाता है। यानी उनका उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति बनने में सफल होगा, ऐसा उनको विश्वास हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अभी आप देखिए, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में चल रहे हैं और ये निर्वाचक मंडल से पहले का दौर है जब वहाँ पर प्रचार अभियान चल रहा है। अभी कुछ समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर निर्वाचक मंडल के लिए चुनाव है वो प्रारंभ होंगे और कौन सी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली है उसके रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे स्टेट्स में चुनाव होते हैं पता चलने लग जाता है कि कौन सी पार्टी है वो लीड कर रही है। और एक बात और नोट करने की है कि ये निर्वाचक मंडल है, इसका एकमात्र काम है राष्ट्रपति का चुनाव करना। यानी जीतने के बाद ये अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को मतदान करेंगे, उसे राष्ट्रपति के रूप में चुनेंगे और उसके बाद ये निर्वाचक मंडल है ये भंग हो जाएगा। इसका और कोई भी कार्य नहीं है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने दल के उम्मीदवार को मत देते हैं और मतों की गणना के पश्चात इन्हें सीनेट यानी अपर हाउस के अध्यक्ष के पास में भेजा जाता है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जीतने वाले उम्मीदवार की घोषणा करता है। यानी ये चुनाव होने के बाद जब निर्वाचक मंडल अपनी ओर से मत दे देता है उसके बाद इन मतों की गणना सीनेट अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और जीतने वाले कैंडिडेट की घोषणा है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक में कर दी जाती है।
यदि कभी ऐसा हो कि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिले, उस सिचुएशन में प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कांग्रेस का निचला सदन है, वो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है। इसके बाद नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण होता है। 20वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद है उसको ग्रहण करता है। तो इस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसको हटाने की प्रक्रिया है वो भी संविधान में ही दी गई है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में निचले सदन के किसी सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाता है और इस आरोप को जांच समिति को सौंपा जाता है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो एक प्रस्ताव तैयार कर आरोपों का उल्लेख करती है और राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करती है। यदि इसी निचले सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए तो इस प्रस्ताव को सीनेट के पास भेजा जाता है और सीनेट इसकी जांच करने के लिए एक न्यायालय के रूप में बैठती है। यानी सीनेट वैसे तो व्यवस्थापिका का एक अंग है, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की कार्रवाई की जाती है तब सीनेट न्यायपालिका के रूप में काम करती है और अमेरिका के संघीय न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सीनेट की अध्यक्षता करते हैं और सीनेट के समक्ष राष्ट्रपति को अपने बचाव के लिए उपस्थित होने का या किसी के माध्यम से जवाब देने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन यदि सीनेट भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है अथवा राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाता है। अमेरिका में भी आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस तरह से पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन 2 राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन और निक्सन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो इनिशिएट की गई थी। इसके पश्चात है अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिका का हेड होने के नाते सभी महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको ये उपयोग में लाता है, जैसे कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन का संचालन करना, नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। राष्ट्रपति जैसे भारत का राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना या अन्य महत्वपूर्ण जैसे सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां करना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्तियां करना, इस तरह की कैग की नियुक्ति करना, सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो उसी प्रकार ये अमेरिकन सरकार में भी सभी उच्च पद हैं उन पर नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इन नियुक्तियों से पहले उसे सीनेट का परामर्श है वो लेना पड़ता है। सीनेट के परामर्श से ये सारी नियुक्तियां की जाती है। इससे सीनेटोरियल कर्टसी या सीनेट के प्रति शिष्टता है, ये भी एक अमेरिकन संविधान की एक अनूठी विशेषता कही जा सकती है। इसमें इसके अंतर्गत जिस भी राज्य के जिस भी स्टेट के संघीय पदों पर जो नियुक्तियां की जानी है उसमें उस राज्य से जो सीनेट के सदस्य चुने गए हैं उनसे परामर्श अवश्य ही किया जाता है। ये कोई संविधान में लिखित नियम नहीं है, ये एक तरह का कस्टम है, ये एक परंपरा है। यानी इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में चर्चा करता है जो उस राज्य की ओर से चुने गए हैं जिस राज्य में उसे नियुक्ति करनी है। मान लीजिए न्यूयॉर्क में या कोलंबिया में उसे कोई नियुक्तियां करनी है तो वो कोलंबिया से सीनेट के जो सदस्य हैं उनसे चर्चा अवश्य ही करता है। इसको सीनेट के प्रति शिष्टता है वो कहा जाता है। क्षमादान का अधिकार, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भांति इसको भी अपराधियों को क्षमा करने, उनके दंड को स्थगित करने अथवा कम करने का अधिकार है। राष्ट्रपति एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को भी एमनेस्टी या सर्वसमा है वो दे सकता है,
लेकिन इस समाधान की शक्ति पर है कुछ तरह के प्रतिबंध है कि राज्यों की विधि के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया गया है तो राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां हैं वो सिर्फ संघीय विषयों तक सीमित है, वो सिर्फ फेडरल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मामले में माफ़ी दे सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि राज्य विधि का उल्लंघन किया है तो उसके मामले में माफ़ी देने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। और दूसरा, महाभियोग के द्वारा यदि किसी को दंडित किया है तो राष्ट्रपति उन्हें भी क्षमादान नहीं दे सकता है। इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों का संचालन यानी फॉरेन अफेयर्स जो हैं उनका संचालन, एक्सटर्नल अफेयर्स का संचालन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्तियां करता है, अमेरिका की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी उसकी घोषणा करता है, विदेशी सरकारें हैं उनको मान्यता प्रदान करना, ये सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और किसी भी राष्ट्र प्रमुख की तरह वो भी अपने सशस्त्र जो बल हैं, आर्मीज़ हैं, उनका वो प्रधान कहलाता है या उनका प्रधान सेनापति के रूप में काम करता है। इसके बाद है इसकी विधायी शक्तियाँ। शक्ति विभाजन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ये शक्ति विभाजन पर आधारित है। यानी विधायी शक्तियाँ हैं वो कांग्रेस को दी गई है और कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। तो स्पष्ट रूप से तो इसके पास कोई विधायी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए कुछ शक्तियाँ हैं वो इसको दी गई हैं, जिनमें वो कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। ये संदेश किस बारे में होंगे? कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देना और अन्य सुझावों की सिफारिश करना जिन्हें वो आवश्यक समझे। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि इमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो तो वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन है उनको आमंत्रित कर सकता है। उसके अलावा सभी विधेयकों के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, लेकिन इस संबंध में यानी अंतिम स्वीकृति है वो, जैसे भारत का राष्ट्रपति विधेयकों को अंतिम स्वीकृति देता है उसी प्रकार अमेरिकन राष्ट्रपति को भी ये शक्ति है। इसके साथ ही इसे कुछ निषेधाधिकार या वीटो है, पावर है, वो भी दी गई है। वो वीटो दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और दूसरा है पॉकेट वीटो या जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है। विलंबकारी निषेधाधिकार या सस्पेंसिव वीटो यानी विलंब कर देना, कोई विधेयक आज पारित होने वाला है उसको कुछ समय के लिए लटका देना, ये विलंबकारी वीटो कहलाएगा। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है या अपनी ऑब्जेक्शंस के साथ उसे सदन को वापस भेज देता है। और यदि पुनः दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यदि दोनों ही सदन उसे 2/3 बहुमत के साथ दोबारा से पारित कर दें तो वो कानून बन जाएगा, उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी राष्ट्रपति ने उसको पूरी तरह से कानून बनने से रोक नहीं पाया है, लेकिन उस प्रोसेस को उसने एक समय के लिए सस्पेंड कर दिया है या उसको विलंब उसमें उसने कर दिया है, तो इसको विलंबकारी निषेधाधिकार या सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। दूसरी चीज़ है पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उस समय राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस पर अवकाश के दिनों को छोड़कर 10 दिन तक उस पर विचार कर सकता है। यानी छुट्टियां हटाकर उसके पास 10 दिन का समय है विचार करने के लिए। यदि 10 दिन में वो उसको नहीं लौटाता है तो वो बिना स्वीकृति के ही कानून बन जाता है। लेकिन यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए और राष्ट्रपति ने भी परमिशन नहीं दी है, यानी 10 दिन तक अगर अधिवेशन चलता रहा तब तो राष्ट्रपति स्वीकृति ना भी दे तो भी बिल को पारित समझा जाएगा। लेकिन यदि इन 10 दिनों में ना तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है और कांग्रेस का अधिवेशन है वो भी समाप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहेंगे या फिर ये बिल है वो पॉकेट में चला जाएगा या उसको एक तरह से ख़त्म समझा जाएगा, विधेयक है वो समाप्त हो जाएगा। इसका महत्व इस तरीके से है कि कांग्रेस अधिवेशन के जो अंतिम दिन होते हैं उनमें जल्दी जल्दी कोई विधेयक पारित करती है
तो राष्ट्रपति को यदि लगता है कि कांग्रेस का सेशन है वो समाप्त होने वाला है और मुझे इसे स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, तो वो उसको 10 दिन के समय में यदि नहीं लौटाता है और इस बीच सेशन समाप्त हो जाए तो ऐसे बिल है वो भी समाप्त हो जाते हैं। उसके अलावा ये थी विधायी शक्तियाँ। उसके अलावा अमेरिकन राष्ट्रपति है वो एक कुछ उसको न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे वो न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करता है लेकिन पद से हटाने का अधिकार उसको नहीं है। और माफ़ी संबंधी जो अधिकार हैं वो भी एक तरह से उसकी जुडिशियल पावर्स मानी जाएगी, न्यायिक शक्ति मानी जाएगी। उसके अलावा वो अमेरिका का सर्वोच्च नेता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन जनता का वो प्रतिनिधि माना जाता है, सर्वोच्च व्यक्ति है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है वो उसके द्वारा किया जाता है। ये एक दलीय नेता भी है, अपनी पार्टी का नेता है, इस कारण भी इसे काफ़ी शक्तियाँ है वो प्राप्त होती है। अपनी राष्ट्र समिति के चेयरमैन की नियुक्ति और दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी इसके द्वारा नियुक्तियाँ की जाती है। तो ये आज हमने अध्ययन किया है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव, अमेरिका की कार्यपालिका के विशेष संदर्भ में अमेरिकन राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन, उसकी कार्यकाल और उसकी शक्तियों के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।